पार्ट नंबर 40, पेशकश मीरे कारवान। अच्छा ही हुआ कि मैंने चौरंगी मुहर्रर से पूछ लिया था। इस तरह हमारी बहुत बड़ी मुश्किल आसान हो गई थी। कम से कम एक सुराग तो मिल ही गया था। चौंगी मुहर्रर के कहने के मुताबिक राधन यहाँ का मशहूर बदमाश था। उस जैसे शख्स का ठिकाना मालूम करना ज़्यादा मुश्किल नहीं होता। अगर वो ना भी मिला तो उसके किसी गुर्गे से ये तो मालूम हो जाएगा कि वो कहाँ है। राधन काबू आ जाए तो उससे देशमुख का पता मालूम किया जा सकता था। बाजारों में रौनक थी। मैंने कार एक गली में मोड़कर ऐसी जगह पर खड़ी कर दी जहाँ किसी कदर अंधेरा था और ज़्यादा लोगों की आमदोरफ्त नहीं थी। सामने बाजार था, उस तरफ भी अलबत्ता खासी रौनक थी। मैंने दोपहर को होटल में खाना खाया था और तुम्हारे लिए खाना लेकर आ रहे थे कि रास्ते में ही सानहा पेश आ गया। मैंने बमला की तरफ देखते हुए कहा, तुमने दोपहर को भी खाना नहीं खाया था और अब 9 बज रहे हैं। तुम यहीं कार में बैठे रहो, मैं कुछ खाने को लेकर आता हूँ। मन नहीं चाह रहा। वैसे खाने पीने का सामान तो पीछे भी रखा हुआ है। बमला ने कहा, ओह, इसे तो मैं भूल ही गया था। मैंने कहा और सीट के ऊपर से बैग उठाकर झुककर पिछली सीट पर पड़ी हुई 2 पोटली उठा ली। प्लास्टिक के ढकने वाला बॉल था जिसमें पूरी मुर्गी रोस्ट की हुई थी और उसके साथ ही 4-5 तंदूरी नान रखे थे। पिछली सीट पर एक तिंकू वाली टोकरी भी रखी थी, उसमें फल वगैरह रखे हुए थे। मुझे ये समझने में देर नहीं लगी कि रोशन लाल ने रोस्टेड चिकन उनमें से किसी हॉस्टल से खरीद कर पैक करवाए थे। हम कार में बैठे खाना खाते रहे। जबड़े और रुखसार की हड्डी पर सूजन की वजह से मुझे निवाला चबाने में खासी तकलीफ हो रही थी, लेकिन पेट में कुछ न कुछ ईंधन डालना ज़रूरी था। तकरीबन 1.5 घंटा ड्राइविंग सीट पर सीधा बैठे रहने से मेरी कमर तख्ते की तरह अकड़ गई थी और पूरा जिस्म दुख रहा था। लेकिन मैंने भी कसम खाई थी कि उस वक्त तक आराम नहीं करूँगा जब तक सोनिया और शोभा को छुड़ाकर देशमुख का मुखड़ा ना बिगाड़ दूँ। खाने के बाद मैं करीबी होटल से चाय ले आया। चाय पीने के बाद हवास कुछ बहाल हुए थे। हरिद्वार मेरे लिए अजनबी नहीं था। मैं कई रोज़ यहाँ रह चुका था। तकरीबन तमाम रास्ते मेरे देखे वाले थे। मैं कार स्टार्ट करके पिछली सड़क पर ले आया। यहाँ ट्रैफिक बहुत कम था और मैंने कार की रफ्तार भी कम ही रखी थी। मैं शहर की मुख्तलिफ सड़कों पर घूमते हुए उस तरफ निकल आया जहाँ आके बमला और ठाकर वगैरह के साथ कॉटेज में ठहरा था। एक तरफ एक गेस्ट हाउस है। बमला ने एक ज़ेली सड़क की तरफ इशारा किया। वो शायद समझ गई थी कि मुझे किस चीज़ की तलाश है। मैंने कार उसी सड़क पर घुमा दी और तकरीबन 200 गज आगे जाकर नारायण गेस्ट हाउस के सामने कार रोक ली। खासा बड़ा गेस्ट हाउस था। गेट पर और अंदर लॉन में रंग बिरंगी रोशनियां जगमगा रही थी। मैं बमला को कार में बैठे रहने का इशारा करके नीचे उतर आया और 90 तुले कदम उठाते हुए गेट में दाखिल हो गया। लॉन एक बारोनक ओपन एयर रेस्टोरेंट का मंजर पेश कर रहा था और मैं बिजली वाली रविश पर चलते हुए रेस्टोरेंट में दाखिल हो गया। बरामदे से अंदर दाखिल होते ही कुशादा राहदारी थी जहां इस्तकबालिया काउंटर बना हुआ था और उससे आगे हॉल था और इस हॉल में भी खासी रौनक नजर आ रही थी। काउंटर के पीछे एक उधेड़ उम्र औरत बैठी हुई थी। नक्शो निगार बता रहे थे कि वह जवानी में बड़ी हसीन रही होगी। मैं काउंटर के सामने रुक गया। उस औरत ने मेरी तरफ देखा। होंठों पर कारोबारी मुस्कुराहट आ गई, लेकिन मेरा हुलिया देखकर वो चौंके बगैर नहीं रह सकी थी। सॉरी सर, वो बोली, अगर आपको कमरे की ज़रूरत है तो मैं आपकी कोई खिदमत नहीं कर सकूंगी। अलबत्ता कल एक कमरा खाली होने वाला है, अगर आप मुझे कमरा नहीं चाहिए। मैंने उसकी बात पूरी होने नहीं दी। मुझे एक आदमी की तलाश है और मैं जानता हूँ कि तुम उसके बारे में बात कर सकती हो। कौन? उसने उलझी हुई नज़रों से मेरी तरफ देखा। किसको पूछ रहे हैं? राधन। मैंने कहा। ये नाम सुनते ही उसका चेहरा धुआं हो गया। वो एक बार फिर मुझे घूर कर देखने लगी। सॉरी सर, मैं इस नाम के किसी आदमी को नहीं जानती। वो अपनी कैफियत पर काबू पाने की कोशिश करते हुए बोली। देखो मैडम,
मैंने उस चेहरे पर नजरें डाल दी। मैंने कहा था कि तुम उसे जानती हो, वो तुमसे भत्ता वसूल करता है। अगर तुम मुझे इसके बारे में बता दो तो मैं खामोशी से यहाँ से चला जाऊंगा। दूसरी सूरत में तुम्हारा ये खूबसूरत गेस्ट हाउस सुबह तक खंडर बन जाएगा। उसका चेहरा एक बार फिर धुआं हो गया। तुम उसको क्यों पूछ रहे हो, क्यों मिलना चाहते हो उससे? उसने पूछा। मेरा ये चेहरा देख रही हो? मैंने उंगली से इशारा किया। मेरे जिस्म पर ऐसे और बहुत सारे निशान हैं और मैं राधन से उनका हिसाब चुकाना चाहता हूँ। लगता है तुमने उसे बहुत नुकसान पहुंचाया है और तुम उससे बहुत ज़्यादा नुकसान उठा चुके हो, वो बोली। राधन बहुत खतरनाक आदमी है, इसका तजर्बा तुम्हें हो चुका है। बेहतर है मज़ीद पंगा मत लो और जहाँ से आए हो खामोशी से वापस चले जाओ। मैं वापस जाने के लिए नहीं आया, मैंने कहा। उसका पता बता रही हो या? 1 मिनट। उसने हाथ उठा दिया। चंद लम्हे मोहतात निगाहों से इधर उधर देखती रही, फिर राजदाराना लहजे में बोली, मैं तुम्हें उसका पता बता दूंगी, लेकिन इत्मीनान रखो, तुम्हारा नाम नहीं आएगा। मैंने उसकी बात काट दी। पार्वती आशरम। वो एक बार फिर मोहतात निगाहों से इधर उधर देखने लगी। उसने 1 साल से पार्वती आश्रम पर कब्जा जमा रखा है और वो वहीं रहता है। और ये पार्वती आश्रम कहाँ है? मैंने पूछा। गांधी मार्ग के आखिर में दरख्तों में घिरा हुआ एक मकान है, 3-4 कदमों का होगा, उसने बताया। चंद साल पहले ये मकान एक दौलतमंद आदमी ने खरीद कर अपनी स्वर्गवासी पत्नी के नाम आश्रम बना दिया था। लेकिन 1 साल पहले न जाने किस तरह राधन ने इस पर कब्जा कर लिया। वो आश्रम अब उसके तसर्रुफ में है। 1-2 गुर्गे उसके साथ रहते हैं। शुक्रिया श्रीमती जी, मैंने कहा। लेकिन अगर तुमने उसे मेरे बारे में इतला देने की कोशिश की तो? नहीं, मैं किसी से कुछ नहीं बोलूँगी, वो जल्दी से बोली। वैसे तो मुझे तुम शक्लो सूरत और असलूब से शरीफ आदमी लगते हो। बेहतर है उस जैसे हरामी आदमी से छेड़छाड़ करने के बजाय वापस चले जाओ। शुक्रिया। मैंने एक बार फिर उसका शुक्रिया अदा किया और बाहर निकल आया। मुझे यकीन था कि गेस्ट हाउस की मालिक ये औरत राधन को मेरे बारे में इतला नहीं देगी। गुंडों से हर कोई परेशान रहता है, हर शख्स उनसे दूर रहना ही पसंद करता है। बमला कार में बैठी बेचैनी से पहलू बदल रही थी। मुझे देखकर उसके चेहरे पर तमानियत सी उभर आई। मैंने स्टीयरिंग के सामने बैठकर इंजन स्टार्ट करके गाड़ी आगे बढ़ा दी। कुछ मालूम हुआ? बमला ने मेरी तरफ देखे बगैर पूछा। राधन गांधी मार्ग के एक आश्रम में रहता है, मैंने जवाब दिया और फिर इस औरत से हासिल होने वाली मालूमात से आगाह करने लगा। गांधी मार्ग का इलाका मेरा देखा हुआ है। मैं चित्रा प्रीतम के साथ कई मर्तबा इस तरफ आ चुका हूँ। वहीं से एक रास्ता गंगोत्री की तरफ भी जाता है। इस वक्त रात के 10 बज रहे थे। ये इलाका गुंजान आबादी से हटकर था और यहाँ ज़्यादातर लोगों की आमदोरफ्त भी नहीं थी। पार्वती आश्रम तलाश करने में मुझे ज़्यादा दुश्वारी पेश नहीं आई। दरख्तों में घिरा हुआ ये मकान भी आबादी से काफ़ी हटकर था। मैंने कार को मकान से दूर दरख्तों के नीचे रोककर इंजन बंद करके बत्तियां बुझा दी। बमला भी मेरे साथ जाने को तैयार थी, लेकिन मैंने उसे वहीं रोक दिया और थैले में से देशमुख वाला पिस्तौल निकालकर उसके हाथ में थमाते हुए कहा, अगर मैं 15-20 मिनट तक मकान से बाहर ना आया या तुम कोई गड़बड़ महसूस करो तो अंदर आ जाना, और कोई भी मुज़ाहमत की कोशिश करे तो बेहतर गोली मार दो। मैं कार से उतरकर दरख्तों के झुंड की तरफ बढ़ गया और इस मकान की बाज़ खिड़कियों से मध्यम रोशनी झलकती हुई नजर आ रही थी। ये मकान 2 मंजिला था और ऊपर की 1-2 खिड़कियों में से भी रोशनी दिखाई दे रही थी। मकान का गेट खासा बड़ा था और उसके पहलू में एक छोटा सा दरवाज़ा भी था। गेट और दरवाज़ा दोनों बंद थे। मैंने खिड़की में से झांक कर देखा। सहन में तारीकी थी, लेकिन दाएं तरफ किसी जगह हल्की सी रोशनी छलक रही थी। मेन गेट पर चढ़कर मैं अंदर दाखिल होने के बारे में सोच ही रहा था कि सहन में कदमों की चाप सुनाई दी। मैं आड़ में खड़ा हो गया।
वो आवाज़ छोटे दरवाजे के करीब आकर रुक गई थी। फिर अंदर से दरवाजे का आहनी बोलट हटाने की आवाज़ सुनाई दी। चंद सेकंड बाद दरवाज़ा खुला और एक आदमी बाहर निकला। मैं उस आदमी पर झपट पड़ा। मेरा एक हाथ उसके मुंह पर था और दूसरे हाथ से मैं उसे गिरफ्त में लेने की कोशिश कर रहा था कि वो तड़प कर मेरी गिरफ्त से निकल गया और उसके साथ ही उसके मुंह से हल्की सी चीख निकल गई थी। वो एकदम गड़बड़ा गया था, लेकिन फौरन ही संभल गया। मगर इससे पहले कि वो अपने दिफा या मेरे खिलाफ कोई कार्रवाई करता या मुंह से कोई आवाज़ निकालता, मैं अक्काब की तरह उस पर झपटा और उसे अपनी गिरफ्त में ले लिया। मेरा एक हाथ उसके मुंह पर जम गया था ताकि वो चीख न सके। उसकी गर्दन मेरे बाजू की गिरफ्त में थी। वो बुरी तरह मचल रहा था। मैं उसकी गर्दन पर दबाव बढ़ाने लगा। मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं था। ये भी अंदेशा था कि उसका कोई और साथी ना आ जाए। मैं उसकी गर्दन को दबाए रखा। वो मेरी गिरफ्त से निकलने के लिए मछली की तरह तड़प रहा था, लेकिन मेरी ये गिरफ्त ऐसी नहीं थी जिससे वो आसानी से छुटकारा पा सकता। फिर मैंने उसकी गर्दन को एक और जोरदार झटका दिया। कड़क की आवाज उभरी। गर्दन की हड्डी टूट गई थी। मैंने एक दो और जोरदार झटके दिए। वो मेरे हाथों में बुरी तरह मचल रहा था। मैं उसे घसीटते हुए गेट से दूर ले गया और फिर दरख्तों के नीचे छोड़ दिया। उसके हलक से हड़हड़ाहट की अजीब सी आवाजें निकल रही थीं। वो ज़बा होते हुए बकरे की तरह तड़प रहा था और मैंने उसे उसी हालत में छोड़ दिया और मकान के दरवाजे की तरफ लपका। मेरी हालत वैसी भी अच्छी नहीं थी। जिस्म बुरी तरह दुख रहा था, लेकिन इस बात के लिए वक्त नहीं था कि मैं अपनी तकलीफ के बारे में सोचता। मैं गेट में दाखिल होकर एक लम्हे को रुका, फिर सहन पार करते हुए उस दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा जहां रोशनी दिखाई दे रही थी। अभी मैं चंद कदम दूर ही था कि दरवाज़ा खुला और मैं पूरी तरह कमरे से आने वाली रोशनी में नहा गया। कमरे से बरामद होने वाला आदमी मुझे देखकर एक झटके से रुक गया। अरे कौन हो तुम? उस दराज का आदमी ने ये कहते ही साथ ही अपनी जेब की तरफ हाथ बढ़ाया, लेकिन मैंने उसका हाथ जेब तक नहीं पहुंचने दिया। मैं खड़े खड़े अपनी जगह से उछला और उसके ऊपर जा गिरा। हम दोनों दरवाजे से टकराकर कमरे के अंदर गिरे थे। मुझसे अंदाजे की जरा सी गलती हुई थी, जिसके नतीजे में मैं गिरते हुए उस शख्स के नीचे दब गया। उस शख्स ने बड़ी तेजी से मेरे मजरूब जबड़े पर 2-3 घूंसे जड़ दिए। मेरा दिमाग झंझना उठा, लेकिन मैंने उसे मजीद मौका नहीं दिया और बाएं हाथ की हथेली पूरी कुव्वत से उसकी नाक पर मार दी। वो बिलबिला उठा। उसकी नाक से खून बह निकला था। मुझे मौका मिल गया। मैंने उसे अपने ऊपर से एक तरफ गिरा दिया और उसके सीने पर सवार होकर उसके चेहरे पर ताबड़तोड़ घोंसे बरसाने लगा। लेकिन मैं ज्यादा देर तक अपने हमले जारी नहीं रख सका था। उसने मुझे पैरों पर उठाकर पीछे उछाल दिया और संभल कर मेरे ऊपर छलांग लगा दी, लेकिन मैं अपने आप को उसके जद से बचा लिया और बड़ी फुर्ती से पलटकर उसकी गर्दन को बाजू में लपेट में ले लिया। उसे दोनों हाथ मेरी कलाई पर जमा दिए और गिरफ्त छुड़ाने की कोशिश करने लगा, लेकिन ये मेरा पसंदीदा दाव था और मेरा कोई हरीफ आज तक उससे बच नहीं सका था। रांदन कहाँ है? मैंने उसकी गर्दन पर दबाव डालते हुए कहा। जल्दी बताओ वरना गर्दन तोड़ दूंगा। वो ऊपर है। उसके हलक से फंसी फंसी सी आवाज निकली। तुम यहाँ से बचकर नहीं जा सकोगे। और वो हरामज़ादा कहाँ है, देशमुख? मैंने दूसरा सवाल किया। मुझे नहीं मालूम, उसने जवाब दिया। रांदन के साथ और कौन है? मैंने पूछा। वो लोंडिया। गर्दन पर मेरे दबाव की वजह से उसकी आवाज उसके हलक में फंस रही थी। और कौन है? कोई नहीं है, उसने जवाब दिया। मैं उसकी गर्दन पर दबाव बढ़ाने लगा। वो अपनी गर्दन छुड़ाने की कोशिश के साथ साथ बुरी तरह लाते चला रहा था। उसकी गर्दन पर मेरा दबाव बढ़ता गया और फिर मैंने एक जोरदार झटका दिया। कड़क की आवाज उभरी और मैंने दबाव कुछ और बढ़ा दिया। उसके हलक से हड़हड़ाहट की आवाजें निकल रही थीं। आंखें हल्कों से उबल पड़ी थीं और जुबान बाहर को निकल आई थी। मैंने इसे छोड़ दिया। वो बुरी तरह तड़प रहा था।
मैंने उसके मरने का इंतज़ार करने के लिए वहाँ रुका नहीं। कमरे से निकलकर मैं इधर उधर देखने लगा और फिर बरामदे की दूसरी तरफ ऊपर जाने की सीढ़ियाँ नज़र आ गईं। मैं दौड़ते हुए सीढ़ियाँ चढ़ता चला गया। मैं अभी 3-4 ऊपर और भी कमरे थे। 2 कमरों में रोशनी हो रही थी। एक कमरे का दरवाज़ा आधा खुला हुआ था। मैंने झांक कर देखा, वहाँ कोई नहीं था। मैं तेज़ी से दूसरे कमरे की तरफ देखा। उस कमरे का दरवाज़ा बंद था और नीचे से रोशनी छलक रही थी। मैंने हैंडल पर हाथ रखकर उसे घुमाने की कोशिश की, मगर दरवाज़ा अंदर से लॉक था। मैंने की होल से झांकने की कोशिश की, मगर अंदर कुछ नज़र नहीं आया। और फिर मैं सीधा होकर ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा धड़ धड़ करने लगा। कौन है वे, क्या हुआ है? अंदर से एक भारी आवाज़ सुनाई दी। दरवाज़ा खोलो दादा, पुलिस ने घेरा डाल दिया है, मैंने चीखते हुए कहा। मेरा ये हरबा कामयाब रहा। अंदर से ये पूछना ज़रूरी नहीं समझा गया कि मैं कौन हूँ। चंद सेकंड बाद दरवाज़ा एक झटके से खुला। उसके साथ ही मेरा घोंसा उस शख्स के मुंह पर पड़ा जिसे दरवाज़ा खोलते ही बाहर आने की कोशिश की थी। वो चीखते हुए लड़खड़ा कर पीछे हटा। मैंने संभलने का मौका दिए बगैर उसके जबड़े पर एक और ज़ोरदार घोंसा जमा दिया। इस मर्तबा वो अपना तवाज़ुन बरकरार नहीं रख सका और पुश के बल गिर पड़ा। मैंने बड़ी फुर्ती से झुककर अपनी पिंडली पर बंधा हुआ हंजर निकाल लिया, लेकिन वो मेरे हमले से पहले ही उठकर खड़ा हो गया। तुम यहाँ तक पहुँच गए? उसके हलक से भेड़िए की सी गर्राहट निकली। राधन के डेरे पर आज तक कोई जिंदा वापस नहीं गया। तुम्हारी मौत तुम्हें यहाँ ले आई है। मौत किसकी आई है, ये फैसला होने में चंद मिनट से ज़्यादा नहीं लगेंगे, मैंने जवाब दिया। अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो बता दो, देशमुख कहाँ है और वो दोनों लड़कियां कहाँ हैं? देशमुख शोभा को लेके अल्मोर चला गया है और दूसरी लड़की उसने मुझे दान कर दी थी। वो साली तो बड़ी ही ठुस हो गई, बेहोश हो गई है। अब तुम आ गए हो तो अपनी आंखों से देख लेना कि उसका हशर क्या होता है। रामू, चंदर, आओ, शिकार यहाँ है, कोई नहीं आएगा राधन, मैंने कहा। वो लोग खुद शिकार हो चुके हैं और अब तुम्हारी बारी है। राधन का चेहरा धुआं हो गया। उसने इधर उधर देखा और अंदर वाले दरवाजे की तरफ दौड़ा। उसे अंदर दाखिल होकर दरवाज़ा बंद करने की कोशिश की, लेकिन मैं दरवाजे से टकरा गया। दरवाजे की टक्कर से वो पीछे को जा गिरा। मैंने इसके ऊपर छलांग लगा दी, लेकिन मेरा पैर फर्श पर पड़ी हुई दरी में उलझ गया और मैं संभलने की कोशिश की, लेकिन कामयाब नहीं हो सका। वो लड़खड़ा कर एक कुर्सी से टकराया और कुर्सी समेत दूसरी तरफ उलट गया। हंजर भी मेरे हाथ से निकलकर गिर गया था। राधन ने लपक कर मेरा हंजर उठा लिया और मुझ पर हमलावर हो गया, लेकिन मैं उससे पहले ही संभल चुका था। मैंने उसका हाथ रोका। उसकी कलाई मेरी गिरफ्त में आ गई थी। उसका दूसरा हाथ भी गिरफ्त में मैंने ले लिया और उसे पीछे धकेलने लगा। इस दौरान मेरी नजरें पलंग की तरफ उठ गईं, जहां सोनिया बेहोश पड़ी थी। उसके जिस्म पर लिबास नाम की कोई चीज़ नहीं थी। उसकी हालत देखकर मुझे अंदाज़ा हो गया कि उसके साथ क्या कुछ हुआ होगा। राधन ने हंजर वाला हाथ ऊपर उठाकर हमला किया। मैं फुर्ती से एक तरफ हट गया। मैं तो इस हमले से बच गया, लेकिन राधन का हंजर बेसुध पड़ी हुई सोनिया के सीने में दस्ते तक पेवस्त हो गया। मैं फटी फटी नजरों से सोनिया को देख रहा था, जिसके सीने से खून का फवारा उबल पड़ा था। अगर मैं हंजर के वार से बचने के लिए लौट ना लगाता और वार को रोकने की कोशिश करता तो ये सूरत हाल ना होती, लेकिन अब वार हो चुका था। सोनिया बेहोश थी, लेकिन हंजर सीने में पेवस्त हुआ तो उसके जिस्म को जोरदार झटका लगा था। उसके सीने से बहता हुआ खून देखकर मेरी आंखों में वहशत से भर गई थी। राधन के चेहरे पे भी एक लम्हे को अजीब से तासरात उभर आए। उसे शायद इस बात पर हैरानगी हुई थी कि उसके हंजर ने मेरी बजाय सोनिया को शिकार कर लिया था, लेकिन उसने फौरन ही अपनी कैफियत पर काबू पा लिया। उसे शायद इस बात की परवाह नहीं थी कि हंजर किसके सीने में पेवस्त हुआ है। जाहिर है
उसे सोनिया से भी कोई हमदर्दी नहीं थी। राधन ने बड़ी फुर्ती से खंजर खींच लिया। उसके साथ ही खून का फवारा सोनिया के सीने से निकला था। मैं लौट लगाकर फौरन ही अपनी टांगों पर आ गया था। उसके सीने से बहता खून देखकर मेरे हवास मुख्तल हो गए थे। राधन ने एक मर्तबा फिर वार किया। इस मर्तबा भी मैं ही उसका निशाना था, लेकिन अब अपने हवास पर काबू पा चुका था। मैंने बड़ी फुर्ती से उसका वार रोका और उसकी कलाई मोड़ने लगा। इस कम वक्त में बेपनाह ताकत भरी हुई थी। उसके चेहरे पर बेपनाह दरिंदगी थी। वो खंजर को मेरे सीने में पेवस करने के लिए पूरी ताकत इस्तेमाल कर रहा था। मैं एक झटके से खंजर का रुख बदल दिया और अब उसने मेरी शेरक को छूने की कोशिश की थी। मेरी पुश्त सोनिया की टांगों पर टिकी थी और मेरी आंखें बेड से नीचे टिकी हुई थी। राधन मेरे ऊपर चढ़ा हुआ था और मेरी टांगें उसके नीचे दब गई थी। मैंने बड़ी मुश्किल से एक टांग समेटकर उसके बीच घुटने से ठोकर लगाई, लेकिन ये ठोकर ज्यादा मौसर ना हो सकी। इसके बरक्स राधन को मजीद ताकत इस्तेमाल करने का मौका मिल गया था। खंजर की नोक अब मेरे नरहरे से सिर्फ 1.5-2 इंच के फासले पर रह गई थी। राधन का माथे का हल्का सा झटका मेरी जिंदगी का खात्मा कर सकता था। मैंने दूसरे हाथ से उसके मुंह पर ज़रब लगाई। मेरा ये वार भी कुछ कारगर ना हुआ। मैंने दोबारा यही हरबा आजमाया। उससे बचने के लिए उसे पीछे की तरफ झटका दिया। इस तरह उसके खंजर वाले हाथ का दबाव कम हो गया और मुझे मौका मिल गया। मैंने एक दो बार झटके से उसका बाजू मोड़ दिया। उसके साथ ही घुटना समेटकर उसकी टांगों के बीच में एक और जोरदार ज़रब लगाई। ये वार भी कारगर साबित हुआ और वो उछलकर सोनिया के सीने पर गिरा। उसके हाथ में पकड़े हुए खंजर की नोक एक बार फिर सोनिया के सीने में पेवस्त हो गई। सोनिया के जिस्म को मुसलसल झटके लग रहे थे। मैंने बड़ी फुर्ती से लौट लगाकर राधन का खंजर वाला हाथ मोड़ दिया। खंजर एक झटके से अपनी जगह से हटा तो सोनिया के सीने से खून की एक और धार बह निकली। सोनिया के बदन से बहता खून देखकर मेरी आंखों में खून उतर आया। मैंने उसका बाजू मोड़कर उसकी पुश्त से लगा दिया और अंगूठे का नाखून उसकी कलाई की नस में पेवस कर दिया। राधन आहिस्ता आहिस्ता अपने जिस्म को समेट रहा था और फिर अचानक ही उसने एक जोरदार झटका लेकर मुझे गिराने की कोशिश की, मगर कामयाब ना हो सका। उसके बरक्स मुझे मौका मिल गया और मैंने उसकी टांगों को पकड़कर जोरदार झटका दिया। वो उल्टी कलाबाजी खाता हुआ बेड की दूसरी तरफ जा गिरा। खंजर उसके हाथ से निकलकर बेड पर गिर गया था। मैं भी एक झटके से उठ गया। सोनिया के सीने पर 2 जगहों से खून बह रहा था। उसके जिस्म को हल्के हल्के झटके लग रहे थे। उसने एक आखिरी झटका लिया और साकत हो गई। मैं उस वक्त अजीब सी कैफियत में मुब्तला हो रहा था। रगों में खून खोल रहा था और सीने में जैसे आग सी भर गई थी। मैंने राधन पर छलांग लगा दी। वो संभलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैंने उसे मौका नहीं दिया। मुझ पर जुनून सतारी हो रहा था। मैंने राधन पर घोंसोड़ ठोकरों की बारिश कर दी और उसे बेड के दूसरी तरफ खुली जगह पर ले आया। राधन संभलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैं उसे मौका नहीं दे रहा था। एक मरतबा उसे बाहर भागने की कोशिश की और मैंने उस पर छलांग लगा दी। उसकी टांग मेरी गिरफ्त में आ गई। वो मुंह के बल एक कुर्सी पर गिरा। उसका मुंह कुर्सी के हत्थे से टकराया और वो बेख्तियार चीख उठा था। मैंने उसे एक बार फिर घोंसोड़ ठोकरों पर रख लिया। उसका चेहरा लहूलुहान हो रहा था। वो हर मर्तबा अपने आप को छुड़ाकर बाहर भागने की कोशिश करता, मगर मैं उसे पकड़ लेता। वो अपने गुर्गों के नाम ले लेकर चीख रहा था, उन्हें मदद के लिए पुकार रहा था। राधन अपने शहर का बहुत बड़ा बदमाश था। यहाँ का दादा था। शहर के सारे गेस्ट हाउसों से भत्ता वसूल करता था। उसकी इजाज़त के बगैर यहाँ कोई शरीफ आदमी काम धंधा नहीं कर सकता था। लोग उसके नाम से कामते थे, लेकिन उसकी सारी बदमाशी और दादागिरी नाक के रास्ते निकल गई थी। वो मदद के लिए अपने गुर्गों को पुकार रहा था। एक मौके पर उसका दाव चल गया और मैं उसके काबू में आ गया। उसने मेरे जबड़े पर एक घोंसा भी लगा दिया था। मेरा दिमाग झंझना उठा, लेकिन मैंने उसे दूसरा वार करने का मौका नहीं दिया और उसके बालों से पकड़कर उसका सर जोर जोर से दीवार से टकराने लगा। उसका सर फट गया।
हर टक्कर पर उसके मुंह से खौफनाक चीख निकल जाती। राधन ने घुटने से मेरी टांगों के बीच ठोकर लगाकर मुझे नीचे गिराने की कोशिश की। मैं लड़खड़ा कर पीछे हटा। उसने मौका पाकर एक तरफ छलांग लगा दी। मेरा ख्याल था वो एक बार फिर भागने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इस मर्तबा उसने बेड की तरफ छलांग लगाई थी, जहां सोनिया के बरहना जिस्म के करीब हंजर पड़ा हुआ था। राधन हंजर उठाकर बड़ी तेजी से मेरी तरफ पलटा था। अगर मैं गाफिल होता तो हंजर मेरे सीने में पेवस्त हो चुका होता, लेकिन मैं बड़ी फुर्ती से एक तरफ हट गया और वो अपने ही झोंक में आगे निकलकर दीवार से टकरा गया। मैंने संभलने का मौका दिए बगैर उसे दबोच लिया। वो अपने दोनों बाजू उसकी बगलों के नीचे से निकालकर हाथ उसकी गर्दन पर ले आया और दोनों हाथों की उंगलियां आपस में पसान ली। इस तरह उसकी गर्दन मेरे शिकंजे में आ गई थी और उसके दोनों बाजू भी मेरे दांव की गिरफ्त में थे। मैंने एक हल्का सा झटका उसकी गर्दन और कंधों पर दबाव बढ़ा। हंजर उसके हाथ से निकलकर नीचे गिर गया। मैंने एक और झटका देकर उसकी गर्दन छोड़ दी। वो मुंह के बल नीचे गिरा। उसने एक बार फिर हंजर की तरफ हाथ बढ़ाया था, लेकिन इससे पहले हंजर मेरे हाथ में आ गया। उसी लम्हे बाहर से दौड़ते हुए कदमों की आवाज सुनाई दी। उसके साथ ही किसी के दहाड़ने की आवाज मेरे कानों से टकराई। मैंने गर्दन घुमा कर देखा। वो राधन ही का आदमी था जो कमरे में दाखिल होकर हंजर ताने मुझ पर हमलावर हो रहा था। लेकिन उसी लम्हे फिजा फायर की आवाज से गूंज उठी। उसके साथ ही उस आदमी की चीख भी सुनाई दी। फिर वो खड़े खड़े कटे हुए दरख्त की तरह लहराया और ढेर हो गया। उसकी पुश्त पर दाएं तरफ से खून की धार बह निकली थी। वो बमला थी जो पिस्तौल हाथ में लिए दरवाजे में खड़ी थी। वो फिर उसकी नजर जैसे ही बेड पर पड़ी हुई सोनिया पर पड़ी, वो चीखती हुई उसकी तरफ दौड़ी। राधन ने इस मौके से फायदा उठाकर एक बार फिर भागने की कोशिश की थी, लेकिन मैंने दरवाजे के करीब उसे दबोच लिया और उसे नीचे गिराकर उसके सीने पर सवार हो गया। उसका खून आलूद चेहरा बहुत भयानक मंजर पेश कर रहा था। मैंने हंजर की नोक उसके नरहरे पर रख दी। वो खरामी देशमुख शोभा को लेकर कहा गया है, बताओ वरना मैं तुम्हारा गला काट दूंगा। मैंने उसके नरहरे पर हंजर का हल्का सा दबाव डाला। अल्मोरा, उसके हलक से बमुश्किल ये अल्फाज निकली थी। अल्मोरा किस जगह? मैंने एक और सवाल किया। शहर के शुमाल में 19 मील के फासले पर गेश्वरी मंदिर से जरा सा हटकर आबशार के करीब थोड़े थोड़े फासले पर कई हट बने हुए हैं। उनमें से सुर्ख छत वाली नीली दीवारों वाला हट देशमुख की मलकियत है। वो हर साल छुट्टियां मनाने के लिए वहां आता है। नैनीताल में भी उसका एक ऐसा हट है, वो वहां पर भी चला जाता है। तुम उसे कब से जानते हो? मैंने जवाब दिया, बहुत अरसे से। राधन ने जवाब दिया, कभी वो राजस्थान से किसी लड़की के साथ यहाँ आता है और कभी मैं उसे लड़कियां सप्लाई करता था। हरिद्वार में लड़कियों की कमी नहीं। मुल्क के कोने कोने से यात्री यहाँ आते हैं। उनमें खूबसूरत लड़कियां भी होती हैं। ऐसी जगहों पर किसी लड़की को उठाना ज्यादा मुश्किल नहीं होता। इस मामले में मंदिरों के बाज पंडित भी हमारे बहुत काम आते हैं। लड़कियों को उठाकर नैनीताल या अल्मोरा, जहाँ देशमुख होता है, वहां पहुंचा दिया जाता है। वो एक लम्हे को खामोश हुआ, फिर बात जारी रखते हुए बोला, इस मर्तबा देशमुख वक्त से पहले ही आ गया था। उसने बताया कि इस मर्तबा ऋषिकेश से एक औरत को उठाना है। इस मकसद के लिए उसने मुझे 50,000 रुपए दिए थे। तुम्हारी वजह से हमें हासी मुश्किल पेश आई थी, लेकिन देशमुख की मतलूबा औरत के साथ ये लड़की भी हमारे हाथ लग गई। उसने बेड की तरफ देखा। देशमुख तो किसी हसीन लड़की को नहीं छोड़ता, लेकिन इस मर्तबा उसे सिर्फ शोभा की जरूरत थी। ये लड़की उसने मुझे तोहफे में दे दी। उसके साथ कितने आदमी हैं? मैंने एक और सवाल किया। 2। वो दोनों उसके साथ राजस्थान से आए थे। राधन ने जवाब दिया, वो बहुत खतरनाक आदमी है। तुम देशमुख तक नहीं पहुंच सकोगे, लेकिन अगर तुम मुझे छोड़ दो तो मैं उसके खिलाफ तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। देशमुख से तो मैं निपट लूंगा, लेकिन तुम जैसे हरामी को जिंदा छोड़ देना मेरी सरशस्त में नहीं है। मैंने ये कहते हुए साथ ही पूरी कुव्वत से
उसके नरहरे पर हंजर फेर दिया और उछलकर एक तरफ हट गया। राधन पानी से निकली हुई मछली की तरह तड़प रहा था। उसकी कटी हुई शेरक से खून फव्वारे की तरह उछल रहा था और हरहराहट की अजीब सी आवाजें खारिज हो रही थी। चंद मिनट बाद वो बेहरकत हो गया। फर्श पर चारों तरफ खून बिखरा था। राधन का चेहरा कुछ और भयानक हो गया। मैं चंद लम्हे उसकी तरफ देखता रहा, फिर लपक कर बेड के करीब पहुंच गया। बमला सोनिया पर झुकी हुई थी। उसका एक हाथ बमला के हाथ में था। बिस्तर और चादर खून से तरबतर हो रही थी। मैंने बमला की तरफ देखा। उसके चेहरे पर बेपनाह वहशत और आंखों में नमी थी। मैंने सोनिया का हाथ अपने हाथों में ले लिया और नब्ज को टटोलने लगा। मैंने हाथ उसके जबड़े के नीचे गले पर रख दिया। मेरी उंगलियां उसके गले को मुख्तलिफ जगहों से टटोलती रहीं, लेकिन कहीं भी कोई तहरीक महसूस नहीं हुई। मैंने हर तरह से इत्मीनान कर लिया। सोनिया में जिंदगी का कोई निशान नहीं रहा था। हंजर का पहला वार सीने पर ऐन दिल के मुकाम पर हुआ था और हंजर दस्ते तक सीने में पेवस्त हो गया था। इस खौफनाक वार के बाद अगर वो जिंदा बच जाती तो मुझे हैरत होती। इसके साथ ही ये पार्ट अपने इख्तिताम को पहुंचा।